हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं अंकुर अवेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। मतलब यहां पर हमें आकांक्षाएं और लक्ष्य को समझना है। समाज की तो हम समझ लेंगे कि आकांक्षा और लक्ष्य कैसे काम करेगी, तो वो समाज के लिए हम देखेंगे कैसे है। अब बात आती है कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि आकांक्षा क्या कहलाती है और लक्ष्य क्या कहलाता है, ये आपको समझना है। अब लक्ष्य मतलब होता है टारगेट, आकांक्षा मतलब होती है कि आपकी क्या मतलब एस्पिरेशंस हैं, आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप देखें कि ये आकांक्षाएं किसकी होंगी, तो ये आकांक्षाएं होंगी समाज की। समाज चाहता है कि कुछ ऐसा समाज बने और इस आकांक्षाओं को टारगेट कौन बनाएगा, तो लक्ष्य बनाएगी सरकार। उन आकांक्षाओं को पूरा करने का टारगेट कौन लेगी, तो वो सरकार। मतलब कि इस टॉपिक में आकांक्षाएं और लक्ष्य एक दूसरे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। आकांक्षाएं समाज की हैं और लक्ष्य सरकार का है। तो अगर समाज से कोई आकांक्षा आती है और वो सही है, तो सरकार उसको टारगेट बनाकर, लक्ष्य बनाकर काम करती है कि ये आकांक्षाएं समाज की पूरी की जा सके। तो हमने देखा हुआ था कि अगर हम पुराने संविधानों पर बात करते हैं, जो भी पुराने संविधान थे, अगर आपने देखे होंगे, हमने पढ़े भी हैं, तो ये सब क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा प्रतिबंध मतलब उनके ऊपर कुछ रोक लगा देना। अब ये कैसे प्रतिबंध होते हैं हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। बोले यार पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो प्रतिबंध किस प्रकार के लगाएंगे, दो प्रकार के लगाएंगे। तो एक तो निर्णय लेने की शक्ति के वितरण पर ये प्रतिबंध लगा देंगे और दूसरा होगा सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगा देंगे। दो प्रकार के प्रतिबंध आपको देखने को मिलेंगे। मतलब प्रतिबंध लगा दिया इन्हें, तो निर्णय लेने की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही साथ सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाएंगे। इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का बस काम करते थे पुराने संविधान। वर्तमान में अगर हम आज की बात करते हैं, 20वीं शताब्दी से बात करें या आज की 21वीं शताब्दी में बात करें, तो कई ऐसे संविधान आ गए हैं। यहां पर अनेक संविधान बने हैं जिनने और दूसरे तरीके की बातें करी, पुरानी परंपराओं को तोड़कर कुछ आगे बढ़े। इनमें सबसे सुंदर संविधान जो बना वो भारत का सबसे सुंदर संविधान बना। अब ये सुंदर क्यों है, बोले सर इसको इतना अच्छा बनाया गया कि देखने में नहीं, सुंदरता हर चीज के अंदर से आती है कि वो कितने अच्छे प्रावधान करता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं कि संविधान बड़ा सुंदर बनाया गया, संविधान बड़ा सुंदर तैयार किया गया। अब ये भारतीय संविधान एक सक्षम ढांचा प्रदान करता है और ये सक्षम ढांचा प्रदान करता है ताकि क्या कर सके, सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके समाज के लिए, जिससे समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके कि समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, सरकार क्या टारगेट करके काम कर सकती है, उसको अभिव्यक्ति मतलब कुछ फ्रीडम दे सके। तो इसी कारण से क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ये सबसे सुंदर संविधानों में से एक है। उदाहरण हम भारत का ही लेकर चलते हैं, तो भारत के समाज में आपको असमानताएं बहुत देखने को मिलेगी, नाना प्रकार की। अगर मैं बात करूं कि यहां पर असमानताएं क्या होंगी, तो आप कहेंगे धर्म के आधार पर होगी, सामाजिक असमानता भी आपको देखने को मिल सकती है, आपको यहां पर जाति के आधार पर असमानता देखने को मिल सकती है, आपको यहां पर अमीर और गरीब के आधार पर असमानता देखने को मिल सकती है, आपको यहां पर स्त्री और पुरुष के आधार पर भी असमानता देखने को मिल सकती है। तो समाज में कई सारी असमानताएं व्याप्त हैं और कई सारे पैरामीटर भी हो सकते हैं, शहरी ग्रामीण, तो कई सारी आपको असमानताएं यहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन भारतीय संबंध केवल प्रतिबंध लगाने का काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रतिबंध लगाने से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। प्रतिबंध आप लगाएंगे तो कुछ कर थोड़ी पाएंगे, कुछ होगा नहीं प्रतिबंध लगाने से। फिर क्या होगा, फिर यह होगा कि आप जो ये असमानताएं जो है इनको कम करने के लिए कुछ कार्य करें, इनको कम करने के लिए क्या करें, कुछ कार्य करें। अब ये कार्य आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो आप सकारात्मक करें, या तो आप कुछ सकारात्मक कार्य करें, या कुछ आप नकारात्मक कार्य करें, है ना, या तो कुछ सकारात्मक कार्य करें या फिर कुछ नकारात्मक कार्य करें। मतलब क्या है कि आपको प्रतिबंध लगाने से केवल कुछ काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करना है, सरकार को समर्थ और शक्तिशाली आपको बनाना पड़ेगा, कुछ सकारात्मक कार्य आपको करने पड़ेंगे। नकारात्मक का मतलब क्या है कि आप पीछे धकेल रहे हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, सकारात्मक कार्य ही करने पड़ेंगे। क्या कैसे सकारात्मक कार्य होंगे, सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ताकि वो सरकार समाज की आकांक्षाओं को लक्ष्य बनाकर काम कर सके और गरीबी और असमानता को कम करें। ये ऐसे कुछ सकारात्मक कार्य आपको यहां पर करने पड़ेंगे, तब जाकर ये गरीबी और असमानता यहां पर कम होगी।
भारत की क्या आकांक्षा है, भारतीय देश की आकांक्षा की बात करें तो हमारे यहां पर हम चाहते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये जो जातिवाद है इसको खत्म किया जाए। ये जातिगत भेदभाव है, हमारे यहां पर सबसे खतरनाक चीज यही है, ये जातिगत भेदभाव को यहां पर मिटा दिया जाए। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। अब समाज की आकांक्षा जो है, ये समाज की आकांक्षा मैं बार बार कह रहा हूं कि समाज की आकांक्षा क्या हो जाती है, सरकार का लक्ष्य हो जाती है, और सरकार को इसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को क्या होना पड़ता है, शक्तिशाली और समर्थ होना पड़ता है। अगर सरकार शक्तिशाली और समर्थ नहीं है तो वो कभी भी ये जो आकांक्षाएं हैं इनको लक्ष्य बनाकर काम नहीं कर पाएगी। अगर वो शक्तिशाली नहीं है और समर्थ नहीं है, सक्षम ही नहीं है, तो कैसे कर पाएगी। तो सरकार को क्या होना पड़ता है, समर्थ होना पड़ता है, शक्तिशाली होना पड़ता है, ताकि समाज के जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। अब देखें, अगर दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देखते हैं तो यहां पर नस्लीय भेदभाव था, तो यहां पर इस नस्लीय भेदभाव को खत्म करने का काम कौन करेगा, तो इस नस्लीय भेदभाव को इसको समाप्त करने का काम कौन करेगा, तो इसको समाप्त करने का काम करेगा यहाँ का संविधान। यहाँ के संविधान ने इनको समाप्त करने की बात करी, अभी हम बात भी करेंगे इनके बारे में। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान निर्माताओं की क्या इच्छा थी। तो भारतीय संविधान निर्माता भी देख रहे थे कि हमारे यहाँ पर हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, उसकी भौतिक जरूरतें पूरी हों, उसकी गरिमा बनी रहे, उसका आत्मसम्मान बना रहे, हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिले, और उनको इन सब चीजों से मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें कोई ठेस ना पहुंचाए, हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, हमारी भौतिक जरूरतें पूरी होती रहे, हम लोग पढ़ते रहें। तो यही सब बातें संविधान निर्माताओं ने भी ध्यान में रखी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीजें यहाँ पर मिल सके। ये सारी बातें संविधान निर्माता भी ध्यान रख रहे थे। भारतीय संविधान क्या करता है, अब इन सब चीजों को पूरा करने के लिए कि भाई शिक्षा मिले, भौतिक जरूरतें मिले, गरिमा मिले और आत्मसम्मान मिले। तो हमने बात करी थी, अगर आप पिछली स्लाइड में देखेंगे, सरकार को अगर इस लक्ष्य को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, समर्थ बनाना पड़ेगा, तभी ये लक्ष्य क्या हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। तो भारतीय संविधान क्या करता है, सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। ये सामर्थ्य प्रदान क्यों कर रहा है, ताकि वो लक्ष्य को पूरा कर सके। और ये लक्ष्य कहां से आया है, ये लक्ष्य समाज से आया है। समाज से भी कैसे आया, तो समाज की जो आकांक्षाएं थी, इन आकांक्षाओं से लक्ष्य को लिया गया है, और ये लक्ष्य को पूरा करेगा। उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा कि संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करे। अब इस सामर्थ्य से सरकार क्या करेगी, कुछ सकारात्मक कार्य करेगी, कुछ लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। तो इससे क्या होगा कि भाई समाज का कुछ भला होगा। लोक कल्याणकारी मतलब क्या है, समाज चाहता है कि हमारे गांव से एक बढ़िया रोड बन जाए, तो रोड बनाने का काम सकारात्मक कार्य है, लोक कल्याणकारी काम है, सरकार करेगी। तो ऐसे कुछ काम कर सके जिससे समाज की आकांक्षाओं का लक्ष्य जो है वो पूरा हो सके। अब हम क्या करें, तो हम जैसे जैसे संविधान पढ़ते जाते हैं, ये प्रावधान समझते जाते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे आप देखें, प्रस्तावना की बात आती है, हम देखते हैं कि हमें मौलिक अधिकार मतलब संविधान के भाग 3 में भी कई प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर करने को मिलती हैं, या देखने को मिलती है कि हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, हमारी और क्या क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं, उनके अनुरूप हमको यहाँ पर कुछ अधिकार भी प्रदान किए गए। आप ये कार्टून देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप देखते होंगे कि नेहरू जी के 2 चेहरे दिखाए गए हैं कि वो यहाँ इनसे भी बात कर रहे हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। क्या है, समाज की आकांक्षाओं को समझकर संविधान में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि ताकि सरकार उन्हीं को लक्ष्य बनाकर आगे फिर काम कर सके। तो संविधान का चौथा काम क्या हो गया, तो चौथा काम हमको समझ में आ गया कि संविधान का चौथा काम क्या हो गया। हर एक वीडियो में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां पर चौथा काम क्या हो गया, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मतलब यहां से 2 चीजें आ गई कि एक तो क्षमता वाली बात आ गई कि क्षमता प्रदान करे, दूसरा क्या करे, वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये काम क्या हो गया, संविधान का चौथा काम यहां पर हो जाता है। आप देखो, संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या है। जैसे संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं होता, केवल नियंत्रित करने वाले नियम और कानून का नाम संविधान नहीं होता। सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। उदाहरण के तौर पर आप दक्षिण अफ्रीका का संविधान देख लीजिए।
यहां पर सरकार ने अनेक उत्तर, ये यहां का संविधान क्या है, सरकार को कई सारे उत्तरदायित्व सौंपता है। जैसे सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, पहली चीज तो इनके द्वारा दी गई। और दूसरा क्या है, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने की जिम्मेदारी भी या जिम्मेदारी का प्रयास करना चाहिए सरकार को, या उसके लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि धीरे धीरे लोगों को पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएं, धीरे ही धीरे सही लेकिन सबको उपलब्ध करवाई जाए। ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान ऐसी व्यवस्था करता है। इंडोनेशिया में अगर देखें तो इंडोनेशिया में सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे, कि एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। और इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल भी करे। तो अब आपको इन दोनों धारणाओं से समझ में आया होगा कि संविधान सरकार को ताकत देता है, कुछ ऐसे भलाई के काम भी करने पड़ते हैं जिससे समाज का भला हो सके और एक अच्छा समाज यहां पर बन सके। तो ये हमने यहां पर समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य के बारे में बात करी, क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं, उनको कैसे लक्ष्य बनाकर कौन काम करता है, ये भी हमने समझा। मार्गरेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना होता, क्योंकि सभी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स एंड ई बुक्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मार्गरेट बेंस के हिंदी चैनल मार्गरेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।